हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत दिनों से आप लोग मांग कर रहे थे कि ये करंट अफेयर का ब्रह्मास्त्र दिया जाए, तो लीजिए आप लोगों के लिए, खास आप लोगों के लिए यह ब्रह्मास्त्र लाया गया है। यह आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग जानते होंगे कि जो मेरा पिछला ब्रह्मास्त्र आया था यूपी SSSC पेट के लिए, सभी पालियों में उससे क्वेश्चन फंसा हुआ था। तो आप लोगों की इसी पेशकश को देखते हुए, आप लोगों की मांग को देखते हुए ये ब्रह्मास्त्र लाया गया है और निश्चित ही सभी पालियों में इससे क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। ये एक जगह से नहीं, एक बुक से नहीं, ये कई कई बुकों से और कई लोगों का ये इसमें मेहनत छिपा हुआ है। ये पूरी टीम लगी हुई थी इसको निकालने के लिए। कहां से लिया जाए, ये पिछली परीक्षाओं में जितने भी एग्जाम हुए हैं वहां से कुछ क्वेश्चन उठाए, कुछ नहीं, सारे क्वेश्चन वहां से उठाए गए हैं। इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, वहां से कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं और जो आने की संभावना है, जो महत्वपूर्ण है, वो सारे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, वन लाइनर के तौर पे रखे गए हैं। तो आप लोग इसको देखिएगा, ये पूरे सिस्टमेटिक ढंग से लिया गया है। दिन अलग है, पुरस्कार अलग है, नियुक्तियां अलग हैं, अंतरराष्ट्रीय से संबंधित न्यूज अलग है, राष्ट्रीय से संबंधित न्यूज अलग है। यानी प्रत्येक हर एक प्रकार का यहाँ पे आप लोगों को निचोड़ मिलेगा, जो कि आप लोगों की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरी क्लास को बस सुनते जाइएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार सुनिएगा, लेकिन पूरी क्लास को सुनिएगा। निश्चित ही अंत समय में यह होता है कि हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितना भी करंट अफेयर आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा अपनी परीक्षाओं के लिए, यह उसमें कारीगर सिद्ध होने वाला है। तो पूरा क्लास देखिएगा, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को और इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो पूरी क्लास आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। निश्चित ही आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, जो डेट को लेकर के है, यहाँ पे थीम भी रखा गया है कि जो महत्वपूर्ण थीम है यहाँ पे ले लिया गया है, उसको भी आप लोग देखते चलिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। 22 अप्रैल को जानते हैं विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। थीम क्या रखा गया था? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट इसका थीम रखा गया था। 1 मई की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 8 मई की बात करें तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है बी ह्यूमन किड, इसकी थीम रखी गई थी। 12 मई की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। और 22 मई की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली परीक्षाओं में कई बार यह पूछ चुका है। तो देखिएगा, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, इसका थीम रखा गया था। 5 जून, बहुत बार ये एग्जाम में इसका थीम पूछा गया था, तो इसलिए यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी है, ये इसकी थीम है। तो देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ओनली वन अर्थ, एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी। 7 जून की बात करें तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ध्यान रखिएगा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अलग होता है और खाद्य दिवस अलग होता है, विश्व खाद्य दिवस अलग होता है। अभी आप लोगों को सब देखने को मिल जाएगा अंतर इसका। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जिसकी थीम अगर बात करें तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य की थीम है। 21 जून की बात करें तो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अभी 8 बिलियन की अपनी जनसंख्या हो गई है, तो यह क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसीलिए यहां पे इसको रखा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ध्यान में रखिएगा। 18 जुलाई की बात करें तो नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस, अभी जानते ही हैं गांधी मंडेला शांति पुरस्कार दिया गया है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को इसको मनाया जाता है। 29 जुलाई की बात करें तो विश्व बाघ दिवस, जानते ही हैं कि नामीबिया से 8 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को लाया गया है, तो वहां से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस, ध्यान रखिएगा। 7 अगस्त की बात करें तो भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा
एक गोल्ड लेके आए थे, ओनली 1 गोल्ड। कहां? टोक्यो ओलंपिक में। तो यहां से ध्यान रखिएगा, भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, उसके अवसर पे वो मनाया जाता है। 7 अगस्त के दिन ही फेंका था। तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस में मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 14 सितंबर की बात करें तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, और 5 सितंबर की बात करें तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये सारे लोग जानते होंगे। 14 सितंबर हिंदी दिवस, ठीक। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी थीम की बात करें तो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के लिए वैश्विक सहयोग इसकी थीम रखी गई है। इस बार की इसकी थीम है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने के लिए वैश्विक सहयोग। ये ध्यान में रखिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे 11 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और भी बात करें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो यहां पे लिखा गया इसके साथ साथ और भी आप लोगों को क्वेश्चनों को बताया जाएगा, उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करते रहिएगा। अंत समय में निश्चित ही यह आप लोगों के लिए एक रामबाण का काम करेगा, ये ब्रह्मास्त्र की तरह ये काम करेगा। तो आप लोग इसको लेना मत भूलिएगा और अन्य ग्रुपों में भी इसको शेयर कीजिए। जो इस एग्जाम को दे रहे हैं वो इससे लाभान्वित हो सकें, तो अन्य ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए। इसकी थीम की बात करें, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम की बात करें तो आवर टाइम इज नाउ। जानते ही हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट आवर फ्यूचर इसकी थीम रखी गई है। आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट आवर फ्यूचर इसकी थीम रखी गई है। 16 अक्टूबर की बात करें तो विश्व खाद्य दिवस। देखिए 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, जबकि 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान में रखिएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून और विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस होता है। पहले किसी चीज की सुरक्षा करेंगे तभी तो खाने का अवसर मिलेगा, तो यहां पे सुरक्षा कर लीजिए, 7 जून को सुरक्षा कर लीजिए और 16 अक्टूबर को बना के खा लीजिए। तो 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। थीम क्या रखी गई है? किसी को भी पीछे न छोड़ें, सबको साथ लेके चलें। सबको साथ लेके चलें ऐड नहीं किया गया है, केवल इतना ही है कि किसी को भी पीछे न छोड़ें। 14 नवंबर की बात करें तो बाल दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर पर आप सभी जानते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिवस के अवसर पर यह बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर। अब पुरस्कारों की बात करें, ये तो हो गया महत्वपूर्ण दिवस, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और जो आने भी वाला है आप लोगों को थोड़ा तो मालूम होगा, ये महत्वपूर्ण है जो कि यहाँ पे रखा गया है। अंत समय में यह निश्चित ही ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, तो आप लोग इसको लेना मत भूलिएगा इस क्लास को। पुरस्कारों की बात करें तो पुरस्कारों में नोबेल पुरस्कार जानते ही हैं कि जब दिया जाता है तो आगामी परीक्षाओं में भर भर के यह पुरस्कार पूछा जाता है। हर एक शिफ्ट में हर एक जो 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में चिकित्सा, शांति, भौतिक, अर्थशास्त्र और रसायन के क्षेत्र में ये 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो यह निश्चित ही हर एक एग्जाम में यह पूछता है, हर एक शिफ्ट में पूछता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। नोबेल पुरस्कार में रसायन की बात करें तो 3 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहले है कैरोलिन बेट्रोजी, ये महिला है कैरोलिन बेट्रोजी। मोर्टन मेंडेल और बैरी शार्पलेस, ये 3 लोग हैं जिनको रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। साहित्य की बात करें तो एनी एर्नाक्स, ये फ्रांस की हैं, तो ध्यान रखिएगा एनी एर्नास्क, ठीक, ये फ्रांस की हैं। एक ही लोगों को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, तो एनी एर्नास्क फ्रांस की हैं, ध्यान रखिएगा। चिकित्सा की बात करें तो प्रोफेसर स्वांते पावो, ये चिकित्सा में ये इनको मिला हुआ है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वांते पावो। शांति की बात करें तो शांति का नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति प्लस 2 संगठन को मिला है। ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति प्लस 2 संगठन। जानते ही हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो वहां के सभी लोग संगठन वहां के क्या कर रहे थे, युद्ध से शांति चाह रहे थे, तो उसी को देखते हुए ये शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। व्यक्तिगत के तौर पे देखें तो व्यक्ति को 1 मिला है और 2 संगठन को मिला है। देख लीजिए किस किस संगठन को। व्यक्ति के रूप में एलेस बियालियात्स्की को ये व्यक्ति के रूप में मिला है, जबकि अगर संगठन की बात करें तो मेमोरियल, ये रूसी मानवाधिकार संगठन है, ये रूस का है, तो ये वहां के संगठन को मिला है शांति का नोबेल। और अगर हम यूक्रेन की बात करें तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन का है, ये भी एक संगठन है शांति के लिए।
ये काम किया था, तो शांति का नोबेल पुरस्कार ये इसको मिला है। अगर हम भौतिक की बात करें, फिजिक्स की बात करें कि फिजिक्स का नोबेल इस बार किसको मिला है, तो एलन आस्पेक्ट, 3 लोगों को मिला है। एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर और एटन जिलिंगर, ये 3 लोग हैं जिनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। एलन आस्पेक्ट, जॉन क्लासर, एटन जिलिंगर। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में 3 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला है। किनको किनको, तो बेन एस बर्नानके ये अर्थशास्त्र के हैं, और डगलस डब्ल्यू डायमंड ये भी अर्थशास्त्र के हैं, जो उनको अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। और फिलिप एच डायब बिंग ये अर्थशास्त्र के 3 लोग हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। और हम पुरस्कारों की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 52वां जो कि 2020 का है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार एग्जामों में भर भर के पूछता है, तो अभी हाल ही में यह भी दिया गया है आशा पारेख जी को, तो यह भी ध्यान रखिएगा। आशा पारेख 52वां क्रम का है, 2020 का है, 2022 में आकर के मिला है, 2020 का है दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख। अगला है बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2022 का किसको मिला, तो सेहान करुणा तिलका ये श्रीलंका के हैं और 2022 का बुकर पुरस्कार इनको मिला है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, बहुत लोग बुकर, मैन बुकर और अंतरराष्ट्रीय बुकर में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो बुकर और मैन बुकर दोनों एक ही है, और अंतरराष्ट्रीय बुकर ये अलग है, तो अंतर कर लीजिएगा। मैंने पहले क्लास बना दिया था इन पे, तो सारी बातें जान लीजिएगा, अगर डिटेल जानना हो तो वहां से उसको देख लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये गीतांजलि श्री को मिला है, रेत की समाधि के लिए, ये गीतांजलि श्री को मिला है। अगर हम 68 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट की बात करें तो यह मिला है उत्तराखंड को, जबकि इसमें सर्वश्रेष्ठ एक्टर की बात करें तो अजय देवगन और प्लस सूर्या, जो साउथ के हीरो हैं सूर्या, इनको मिला है। अजय देवगन तान्हा श्री के लिए इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड, देख लीजिएगा। 68 नंबर का है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड ये 2022 का ओरांग नेशनल पार्क, ये असम में है, इसको मिला है अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड। T×2 अवार्ड की बात करें कि मतलब बाघों की संख्या दोगुना करने के लिए किस नेशनल पार्क को, किस टाइगर रिजर्व को अवार्ड मिला है बाघों की संख्या दोगुना करने के लिए, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, इसको यह मिला है T×2 अवार्ड। वहीं पिछले साल की अगर बात करें तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश जो टाइगर रिजर्व है, तो उसको यह अवार्ड मिला था। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, हिंदी साहित्य, ये हिंदी का है, हिंदी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 भगवंत अनमोल जी को यह मिला है। जबकि हिंदी साहित्य पुरस्कार की बात करें तो यह दया प्रकाश सिन्हा को यह मिला है। पुलित्जर पुरस्कार 2022 की बात करें तो फहमीदा अजीम को मिला है, पत्रकारिता के क्षेत्र में यह दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। बहुत लोग इसको पुलित्जर और प्रित्जर में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो ये देख लीजिएगा। पुलित्जर पुरस्कार 2022 का फहमीदा अजीम पत्रकारिता के क्षेत्र में। दानिश सिद्दीकी को यह फिर से यह दिया गया पुलित्जर पुरस्कार दानिश सिद्दीकी को, मई में फिर से दिया गया, तो दानिश सिद्दीकी भी नाम याद रख लीजिएगा। अगर ऑप्शन में दानिश सिद्दीकी नहीं है तो फहमीदा अजीम, दोनों में से एक नाम मिलेगा या फिर दोनों मिल जाएगा, ए और बी करके, ठीक। प्रित्जर पुरस्कार की बात करें तो यह वास्तुकला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में फ्रांसिस केरे को यह पुरस्कार मिला है। यूनेस्को शांति पुरस्कार की बात करें तो एंजेला मर्केल, पिछले कई एग्जामों में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको देख लीजिएगा। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को मिला है। द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का यह पुरस्कार है, यह किसको मिला, शशि थरूर को मिला है, शशि थरूर, द लीजन ऑफ ऑनर। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेग को यह विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें, यह पहली बार दिया गया है, तो यह पीएम मोदी को यह पुरस्कार दिया गया, पीएम नरेंद्र मोदी जी को यह पुरस्कार दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहली बार दिया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार।
अगर हम 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दीनानाथ नीलमणि फूफड़ को दिया गया, जबकि 57 नंबर की बात करें तो यह दामोदर मौजा को दिया गया। 56 नीलमणि फूफड़ और 57 दामोदर मौजा, ये दोनों यहां से देख लीजिएगा। 56 नीलमणि फूफड़ और 57 दामोदर मौजा, दोनों को एक ही साथ मिला है, क्रम आगे पीछे है लेकिन दोनों को एक ही साथ में मिला। इसको 56 को नीलमणि फूफड़ कर दिया गया और 57 को दामोदर मौजा, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 56 और 57। 56 इंच का सीना किसका हो जाता है शादी विवाह में? फूफा जी का, बहुत खातिरदारी होती है, तो वहां से उसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर सरस्वती सम्मान की बात करें तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को यह मिला है सरस्वती सम्मान 2022। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में यह दिया जाता है डेनिस पार्लेन सुलिवन को यह पुरस्कार मिला है। रामानुजन पुरस्कार की बात करें, यह भी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रोफेसर नीना गुप्ता पश्चिम बंगाल के हैं, तो इनको यह मिला है प्रोफेसर नीना गुप्ता को। विटली गोल्ड अवार्ड की बात करें तो चारू दत्ता मिश्रा, जानते ही होंगे विटली अवार्ड पिछले बार जिसको मिला था वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार का विटली गोल्ड अवार्ड चारू दत्ता मिश्रा को मिला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावस्का को मिला है मिस वर्ल्ड 2021। 2022 में मिला लेकिन 21 का है, इसको ध्यान में दीजिएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल को मिला है, यह भी ध्यान में रखिएगा। मिस यूनिवर्स की बात करें तो हरनाज संधू, भारत की हैं, भारतीय मूल के हैं, मिस यूनिवर्स हरनाज संधू, इसको ध्यान में रखिएगा। केम्प गोड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो 3 लोगों को यह पुरस्कार मिला, किसको किसको? एस.एन. कृष्णा और एन.आर. नारायण, प्रकाश पादुकोण, ये 3 लोग हैं जिनको केम्प गोड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की बात करें तो 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, एक तो हैं दिया मिर्जा और दूसरे हैं अफरोज शाह। ये 2 लोग हैं जिनको मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर हम मिसेज यूनिवर्स डिवाइन क्राउन की बात करें तो यह पल्लवी जी को मिला, पल्लवी सिंह को मिला। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन क्राउन पल्लवी सिंह, ध्यान रखिएगा। एआईएफ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की बात करें तो सुनील छेत्री पुरुष वर्ग में है, और वहीं अगर हम महिला की बात करते हैं तो मनीषा कल्याण महिला हैं जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में यह चुने गए हैं लोग। ठीक, FIH फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की बात करें तो पुरुष वर्ग में PR श्रीजेश, और वहीं अगर महिला की बात करें तो सविता पुनिया को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे कुछ क्वेश्चनों की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 22वें क्रम का था, 2022 में 22वें क्रम का, यहां से इसको कोरिलेट करा लीजिएगा। 2022 22वें क्रम का। ठीक, कहां पे आयोजन हुआ था? तो बर्मिंघम ब्रिटेन यानी UK यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। शुभंकर की बात करें तो पेरी द बुल, इसका शुभंकर पेरी द बुल था। अगर हम उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक की बात करें तो उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक PV सिंधु और मनप्रीत सिंह इसके ध्वजवाहक थे, और वहीं समापन कार्यक्रम में भारतीय ध्वजवाहक की बात करें तो निकहत जरीन और शरद कमल। इनका खेल पूछ लेता है जैसे क्वेश्चनों में, ये तो मान लीजिए करंट का क्वेश्चन हो गया, खिलाड़ी दे करके खेल पूछ लेता है कि ये किस खेल से संबंधित है, तो खिलाड़ियों का खेल भी याद रखना जरूरी है। PV सिंधु बैडमिंटन, मनप्रीत सिंह हॉकी, निकहत जरीन क्या है? बॉक्सिंग से संबंधित है, और शरद कमल टेबल टेनिस। ठीक, ये फर्स्ट स्थान पे ऑस्ट्रेलिया रहा। वहीं अगर हम चौथे स्थान की बात करें तो चौथे स्थान पर भारत बना हुआ था, कितने पदक के साथ? तो कुल 61 पदक के साथ, जिसमें कुल टोटल 22 गोल्ड थे, 16 रजत पदक, सिल्वर पदक और 23 कांस्य ब्रॉन्ज पदक के साथ भारत चौथे नंबर पे बना हुआ था। 36वां राष्ट्रीय खेल कहां पे हुआ? कई जगह एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये देख लीजिएगा, सूरत गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। 15वां एशिया कप 2022 ये पुरुष का है, इसको ध्यान दीजिएगा। 15वां एशिया कप 2022 UAE में ये हुआ था, श्रीलंका विजेता रहा था और उप विजेता पाकिस्तान रहा था, तो ये इसको ध्यान दीजिएगा। उप विजेता जरूर ध्यान दीजिएगा, कौन है? नल्ला पाकिस्तान।
15वां आईपीएल की बात करें तो इस बार जानते हैं कि आईपीएल में 2 नई टीमें खेली थी, एक लखनऊ जॉयंट्स और गुजरात टाइटंस। तो इस बार पहली बार गुजरात टाइटंस पहली बार विजेता हुआ है, तो यहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 15वां आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में हुआ, जिसमें गुजरात टाइटंस ने विजय प्राप्त किया, विजेता रहा। और इसके कप्तान कौन थे? तो हार्दिक पांड्या इसके कप्तान थे। वहीं 24वां शीतकालीन ओलंपिक की बात करें तो बीजिंग चीन में इसका आयोजन हुआ था, और इसके शुभंकर की बात करें तो बिंग ड्वेन इसका शुभंकर था। वहीं भारत के खिलाड़ी की बात करें कि भारत की तरफ से कौन गया था, तो मोहम्मद आरिफ खान, भारत का एकमात्र खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान, ये भारत की तरफ से खेलने गए थे। कोई पदक नहीं जीते, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एकमात्र खिलाड़ी थे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है इसको पिछले एग्जामों में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आईसीसी T20 2022 का आयोजन कहां पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विजेता कौन रहा? इंग्लैंड रहा। इंग्लैंड ने हम लोगों को बाहर किया और फिर भी हम मना रहे थे कि इंग्लैंड जीत जाए, तो इंग्लैंड विजेता रहा। उप विजेता की बात करें तो कौन रहा? उप विजेता पाकिस्तान रहा। तो इसको यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक। अब कुछ और क्वेश्चनों की बात करें तो 24वां शतरंज ओलंपियाड ये कहां पे हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, चेन्नई तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ था, ठीक। 44वां शतरंज ओलंपियाड। अगर हम इसके शुभंकर की बात करें तो थम्बी इसका शुभंकर था। कौन? थम्बी। देख लीजिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन को सजाया गया है। आप लोगों को डेज एक तरफ मिला, खेल एक तरफ मिला, पुरस्कार एक तरफ मिला। ऐसा पूरे यूट्यूब के इतिहास में ऐसा क्लास आप लोगों को नहीं मिला होगा कि एक साथ सब चीजों को कवर किया गया है और सिस्टमेटिक ढंग से कवर किया जा रहा है। तो आप लोगों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसी में से 110% इसी में से क्वेश्चन आने वाला है और आ भी रहा है। तो इसको देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। युद्धाभ्यास की बात करें तो जानते ही हैं युद्धाभ्यास एग्जाम में पूछ लेता है किसके किसके बीच में हुआ। तो मालाबार युद्धाभ्यास क्वाड जो देश हैं इनके बीच होता है। क्वाड में कितने देश हैं? क्वाड में 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए। क्वाड की 2022 में बैठक कहां पे हुई थी? तो 2022 में बैठक जापान में हुई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। और मालाबार युद्धाभ्यास जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए ये 4 देश हैं, इनके साथ होता है। आईएमटी ट्राइलेट युद्धाभ्यास किनके किनके बीच हुआ? तो यहां से देखिएगा, आई मतलब इंडिया, एम मतलब मोजाम्बिक और टी मतलब तंजानिया। आईएमटी ट्राइलेट इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया। वहीं अगर टाइगर ट्रम्प की बात करें तो भारत और यूएसए के बीच में हुआ टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास। और एक केवल युद्धाभ्यास है, तो युद्धाभ्यास भी भारत और यूएसए के बीच में होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत और यूएसए। उदार शक्ति की बात करें तो उदार शक्ति तो भारत और मलेशिया के बीच में होता है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में होता है। लेकिन अगर हम केवल शक्ति की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। केवल शक्ति भारत और फ्रांस, और उदार शक्ति भारत और मलेशिया, ठीक। अल नजाह, जितने भी युद्धाभ्यास में अल शब्द दिख गया तो जान लीजिए वो ओमान के साथ होगा। अल नजा भारत और ओमान के बीच में हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। सम्मेलन की बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है, बाली इंडोनेशिया में हुआ है। 17वें क्रम का था ये, पीएम मोदी गए थे वहां पे, ये भाग लिए थे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर हम इसके पहले बात करें, ये तो 2022 में 17वें क्रम का था, इंडोनेशिया बाली में हुआ। अगर हम 16वें क्रम 2021 की बात करें तो कहां हुआ था? तो इटली में हुआ था। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो इंडिया में 18वें क्रम का 2023 में होगा, इंडिया 18 2023, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। नाटो शिखर सम्मेलन की बात करें तो मैड्रिड स्पेन में हुआ, और यह 32वें क्रम का था। क्रम इसका याद रखना बहुत जरूरी है, तो यहां से इसको देख लीजिएगा। G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन इस बार का 48वां नंबर था 2022 में, और इसका सम्मेलन कहां पे हुआ? तो जर्मनी में इसका सम्मेलन हुआ। और वहीं अगर 49 नंबर की बात करें तो जापान में यह होगा 2023 में। 49 नंबर जापान 2023। जो यहां पे लिखा गया है केवल उसको ही नहीं, जो मैं यहां पे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूं उसको भी ध्यान में रखते चलिएगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स 2022। ब्रिक्स 2022 का आयोजन चीन में हुआ। इसका ट्रिक क्या होता है कि जो ये है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये कुल देश हैं, 5 देश हैं। तो बारी बारी से पहले आयोजन इसका यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ एक साल मतलब आगे क्रम बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। ठीक, तो अभी इस बार कौन सा है 2022 में? चीन है। इसके पहले कहां हुआ था? इंडिया में हुआ था। और इसके बाद कहां होगा? 2023 में कहां होगा? तो साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन होगा 2023 में 15वें नंबर का। 1 2 3 4 5 कुल 5 देश हैं। बारी बारी से इसका आयोजन होते रहता है, तो यहां से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, COP 27 का आयोजन मिस्र में होगा 2022 में। COP 27 2022 मिस्र। और वहीं अगर COP 26 की बात करें तो COP 26 ग्लास्गो में हुआ था, ठीक, 2021 में। कुछ इंडेक्स की बात करें, महत्वपूर्ण इंडेक्स की, उसमें भारत की स्थिति कहां है और फर्स्ट पे कौन है? तो देखिएगा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स फर्स्ट पे है बेलारूस, और उसमें भारत का स्थान कहां है? तो 107वें स्थान पर भारत है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि 6 अंक ये नीचे खिसक कर आ गया है। पिछले साल इसकी स्थिति 101 पे बनी हुई थी, लेकिन इस बार 6 अंक नीचे खिसक कर 107 पे आ गया है, तो इसलिए यहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो फर्स्ट पे तो आइसलैंड, लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत की स्थिति 135वें स्थान पे बनी हुई है, जो कि पूर्ववर्त है। मतलब कि 2021 में भी भारत की स्थिति 135वें स्थान पे थी, जबकि 2022 में भी 135वें स्थान पे है। तो यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो सबसे नीचे भारत है, सबसे लास्ट में आ रहा है, इसलिए यह क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि सबसे लास्ट में आ रहा है। सबसे फर्स्ट की बात करें कि फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे है डेनमार्क और लास्ट पे भारत है 180 नंबर पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो यह फर्स्ट पे है नॉर्वे, जबकि भारत 150 नंबर पे बना हुआ है। यानी प्रेस को कितनी आजादी है, कितनी आजादी से वह किसी न्यूज को छापता है, इसमें ये दर्शाया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की यानी खुशहाली सूचकांक की बात करें तो प्रथम स्थान पर फर्स्ट पे फिनलैंड, और जबकि 136वें स्थान पर भारत बना हुआ है। ये तो हुआ कुछ क्वेश्चन। वहीं ये अगर युद्धाभ्यास में कुछ और भी युद्धाभ्यास देखें तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में होता है। और अगर बोंगो सागर की बात करें तो बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। वहीं अगर संप्रीति की बात करें तो यह भी भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। आइए कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं, कुछ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिएगा, आंगनवाड़ी में बच्चों को मेन्यू में दूध और अंडा का प्रावधान कौन से राज्य ने किया है? तो वो केरल राज्य, बच्चों के पोषण के लिए वो केरल राज्य ने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए ये नाश्ते में उनके दूध और अंडा का प्रावधान किया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अमेरिकी स्पीकर का ताइवान यात्रा, किस अमेरिकी स्पीकर का, मतलब प्रतिनिधि सभा की जो स्पीकर हैं अमेरिका की, नैन्सी पेलोसी, उनका ताइवान यात्रा हुआ, सफल यात्रा था। बहुत ही ये मुद्दा करंट में उठा हुआ था, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस समय चीन ने उसके जब ये ताइवान यात्रा पे गई थी तो चीन ने क्या किया था, समुद्री अभ्यास शुरू कर दिया था और ताइवान के चारों तरफ मतलब कि अभ्यास कर रहा था। इस तरफ से गोला मार रहा था, ताइवान के ऊपर जाके उस तरफ गिर रहा था, इसीलिए यह मुद्दा करंट में बना हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इस क्लास का ये जो पूरा क्लास है, इस क्लास का उद्देश्य यह आपको ज्ञानी बनाना नहीं है। इस क्लास का मात्र एक उद्देश्य है कि अंतिम समय में हम अपना पूर्ण रूप से रिवीजन कैसे कर लें। इस क्लास का एकमात्र यही उद्देश्य है कि एक ही क्लास में सब कुछ आपको मिल रहा है, कोई भी टॉपिक नहीं छूट रहा है, हर एक क्षेत्र से करंट का हर एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। इतने कम समय में इतना डाटा आप लोगों को मिल जा रहा है, यही एकमात्र उद्देश्य है इस क्लास का। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिटी रेडियो चैनल रेडियो जयघोष
किस राज्य ने ये चैनल शुरू किया है रेडियो जयघोष के नाम से? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने यह चैनल शुरू किया है। सबसे ज्यादा T20 मैच 600 मैच खेलने वाले कौन खिलाड़ी बन गए? तो किरण पोलार्ड बन गए हैं। और वहीं अगर T20 मैच में सबसे ज्यादा छक्के की बात करें तो रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा छक्का लगाया है। और वहीं T20 मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो विराट कोहली 11,000 प्लस रन बना करके सबसे आगे हैं। भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली और विश्व में 9वें खिलाड़ी वो विराट कोहली बन गए हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। लकी बिल नामक मोबाइल ऐप केरल ने शुरू किया। क्यों शुरू किया? जीएसटी को चोरी को बचाने के लिए यह लकी बिल मोबाइल ऐप शुरू किया है केरल राज्य ने। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जिसका नाम गोल्डन ज्वाइंट है, चिनाब ब्रिज पर बना है, चिनाब नदी पर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 360 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा ये रेलवे पुल है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। राकेश झुनझुनवाला का निधन होगा। ये क्या थे? ये कारोबारी थे, इसको ध्यान दीजिएगा। शेयर मार्केट के ये बहुत बड़े कारोबारी थे, ध्यान दीजिएगा। भारत ने डोर्नियर समुद्री टोही विमान श्रीलंका को उपहार में दिया। तो ये क्वेश्चन अभी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, शायद पेट के एग्जाम में पूछा हुआ था, क्या किसी न किसी एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोर्नियर समुद्री टोही विमान भारत ने श्रीलंका को उपहार में दिया है। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी जो एक स्टेशन को एक तरफ से दूसरे तरफ पार करने में 4 मिनट का समय लेती है, उसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है। तो यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की माना है। और दही हांडी जो होता है उस पे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो महाराष्ट्र सरकार उसको, उसके परिवार को 10 लाख रुपए देगा। और बहुत ज्यादा उसको चोट लग जाता है, गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए, और वहीं अगर थोड़ा बहुत भी चोट लगता है तो 2 लाख रुपए इसके लिए उनको मिलेगा। महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा दर्जा दे दिया है। हर घर प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? बुरहानपुर मध्य प्रदेश। वहीं अगर हम राज्य की बात करें तो हर घर प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और वहीं जिले की बात करें तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश ये जिला है। पंचामृत योजना, ये उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए यह योजना लाई गई है, पंचामृत योजना। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण एस जयशंकर ने पराग्वे में किया। इसको ध्यान रखिएगा, किसने किया? एस जयशंकर ने। दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये जर्मनी में शुरू की गई है। कहां पे? जर्मनी में। और वहीं अगर भारत में डबल डेकर एसी बस की शुरुआत कहें तो वो मुंबई में शुरू किया गया है। डबल डेकर एसी बस की शुरुआत मुंबई में, इसको ध्यान में रखिएगा। देश का पहला नाइट सफारी उत्तर प्रदेश राज्य ने इसको शुरू किया है। जो जैव विविधता पार्क भी है वो लखनऊ है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा गुजरात में यह शुरू किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। ठीक, यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। भारत का स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत, कोच्चि से इसको जलावरण किया गया और पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया था। यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चर्चा का विषय रहा था। और ये प्रश्न आने की 100% संभावना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, यानी साल में 100 दिन का रोजगार मिलेगा मतलब शहर वालों को। ये गारंटी की योजना किस सरकार ने शुरू किया, किस राज्य ने शुरू किया है? तो राजस्थान राज्य ने यह शुरू किया है। 1 साल में 100 दिन काम। अभी तक केवल ग्रामीणों को मिलता था, लेकिन राजस्थान सरकार ने यह शहरों के लिए भी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। यह ब्रिटेन पर सबसे ज्यादा समय तक राज्य करने वाली सामग्री थी, शासिका थी। कौन? एलिजाबेथ द्वितीय। 96 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया।
लगातार छठवीं बार सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो वो तो है इंदौर, लगातार छठवीं बार स्वच्छ शहर के लिस्ट में आया है। वहीं अगर दूसरे नंबर की बात करें तो सूरत है, और अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं तो वो नवी मुंबई है जो महाराष्ट्र में है। यहां से ये क्लियर हो गया। आप लोग देख रहे होंगे कितना सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चनों को सजाया गया है। राष्ट्रपति, ये कुछ नियुक्तियां हैं जो 2022 में महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है किस क्रम के हैं, कौन है, तो यहां से इसको देख लीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला हैं, ये पहली आदिवासी महिला। जबकि अगर पहली महिला की बात करें तो वो तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, लेकिन अगर पहली आदिवासी महिला की बात करें तो वो है द्रौपदी मुर्मू, 15वें क्रम की हैं, तो यहां से इसको ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति की बात करें तो जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, इनको उपराष्ट्रपति बनाया गया, जगदीप धनखड़ को 14वें क्रम के हैं। यहां से व्यक्तिगत रूप में 14वें क्रम के हैं, लेकिन अगर क्रम के रूप में देखें तो ये 16वें क्रम के हैं। यहां से इसको ध्यान रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अभी जानते हैं एक साल में 2 लोग चेंज हो गए, ये तीसरे हैं, तो ये इसलिए ये महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। DY चंद्रचूड़ 50वें क्रम के हैं, जबकि 48वें क्रम की बात करें तो NV रमन्ना थे, और 49वें क्रम की बात करें तो UU ललित थे, उदय उमेश ललित, और जबकि 50वें क्रम के कौन है तो DY चंद्रचूड़ हैं। ठीक। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो राजीव कुमार जो कि 25वें नंबर के हैं, राजीव कुमार, इसको ध्यान में रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू किस क्रम के हैं तो 14वें क्रम के हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आप जानते होंगे जनरल बिपिन रावत की जब दुर्घटना से मृत्यु हो गई थी तब से यह पद खाली चल रहा था CDS का। जो पहले CDS थे वो जनरल बिपिन रावत थे, जबकि वो पद खाली चल रहा था, दूसरे CDS की नियुक्ति हो गई है, और कौन है वो, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को दूसरा CDS बनाया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CBC किसको बनाया गया है, सुरेश एन पटेल जी को बनाया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी जी को बनाया गया है, जबकि नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, और वहीं अगर CEO की बात करें तो परमेश्वर अय्यर को नीति आयोग का CEO बनाया गया है। और नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है तो विनय कुमार त्रिपाठी जी को रेलवे बोर्ड का नया CEO और अध्यक्ष के पद पे चुना गया है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, वहीं इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी इस बार नया हुई है, तो समीर बी कामत जी को ये DRDO का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, और इसरो के नए अध्यक्ष S सोमनाथ को बनाया गया है जो कि 10वें क्रम के हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इनके पहले कौन थे तो K सिवान इनके पहले थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को अभी हाल ही में चुना गया है, तो 36वें क्रम के हैं, ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। यूएनओ के महासचिव एंटोनिया गुटारेस, ये पुर्तगाल के हैं। PCS की परीक्षा में ये पूछ लिया कि ये किस देश के हैं, तो यहां से ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि ये पुर्तगाल के हैं, एंटोनिया गुटारेस। ठीक। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य में इसका आयोजन हुआ। कुल्लू दशहरा समारोह 2022 का आयोजन हिमाचल प्रदेश राज्य में हुआ है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लोसार महोत्सव की बात करें तो लोसार महोत्सव और स्पुतिक गस्टर महोत्सव, ये दोनों महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया गया। लोसार तो है लद्दाख, जबकि अगर लोसांग की बात करें, लोसांग तो वो है सिक्किम। लोसार लद्दाख, लोसांग सिक्किम, यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, और वहीं संसद टीवी के पहले CEO की बात करें तो रवि कपूर को संसद टीवी का नया CEO बताया गया है।
साथियों यह क्लास, यह पूरा क्वेश्चन आप लोगों के सिर्फ एकमात्र उद्देश्य रिवीजन के लिए ये पूरा क्लास लाया गया था। और आई होप ये पूरा क्लास आप लोगों ने देखा होगा, जो अंत तक बने होंगे पूरा क्लास देखे होंगे, उनको समझ में आया होगा। और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है एग्जामों के लिए। आई होप ये क्लास आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।